नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों। हम आज टेट से संबंधित क्लास देखने वाले हैं दोस्तों। और यह जो क्लास है 8वीं कक्षा से संबंधित है दोस्तों। हम इस क्लास में सोशल स्टडी से संबंधित एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं। और यह जो पाठ है पहला अध्याय है दोस्तों। ओके, अध्याय का नाम है मानचित्र पठन तथा विश्लेषण। ओके, हमने पिछली बार छठी कक्षा से संबंधित एमसीक्यूज करवाए थे। ओके, अभी हम 8वीं कक्षा से संबंधित एमसीक्यू यहाँ पे देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम 60 प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। इस वीडियो में हम 60 प्रश्नों को देखेंगे। अगला जो वीडियो होगा इस और 60 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। 2 वीडियो में हम जो है पहले अध्याय को जो है कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न है हम उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए दोस्तों। आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मानचित्र की सबसे बड़ी सीमा क्या है? मानचित्र की सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो ए, यह रंगीन होता है, यह वास्तविक लक्षणों को पूर्णतः नहीं दिखाता, यह छोटा होता है, यह केवल देशों को दिखाता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है यह वास्तविक लक्षणों को पूर्णतः नहीं दिखाता है। दोस्तों, मानचित्र कभी भी पूर्ण लक्षणों को दिखाता है तो नहीं दिखाता है दोस्तों। मैंने पिछले यानी छठी कक्षा में बताया था मैंने, ग्लोब और मानचित्र में फर्क है दोस्तों। ओके, मानचित्र में फर्क है, हमने पहले भी इसके ऊपर छठी कक्षा में देखा था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मानचित्र का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? पहला, कल्पना करने के लिए, बी, भूगोल संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों को दिखाने के लिए, सी, केवल सजावट के लिए, डी, कहानी लिखने के लिए। तो देखिए दोस्तों, मानचित्र का जो उपयोग मुख्य रूप से जो होता है वह है दोस्तों भूगोल संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों को दिखाने के लिए। वो जो महत्वपूर्ण तथ्य जो होते हैं दोस्तों, नदी, नदी को भी दर्शाता है मानचित्र, और पहाड़ों को भी दर्शाता है, और उसके साथ जंगलों को, और उसके साथ साथ ही राजमार्ग यानी रास्तों को भी हमें यानी हाईवे को भी हमें मानचित्र में दिखाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भूगोल संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों को दिखाने के लिए जो होता है इसका मुख्य रूप से उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जानकारी मानचित्र द्वारा दिखाई जाती है? ये व्यक्तिगत स्वभाव को नहीं दोस्तों, व्यक्तिगत स्वभाव मानचित्र के अंतर्गत नहीं आता। ओके, दो, बी, वर्षा की मात्रा, सी, भविष्य की घटनाएं, डी, भावनाएं। तो हमें जो है मानचित्र में जो है दोस्तों ये भावनाएं नहीं दिखाई देती है, व्यक्तिगत स्वभाव नहीं दिखाई देता है, भविष्य की घटना घटने वाली हमें इसमें दिखाई देती है नहीं दोस्तों। वर्षा की मात्रा को हम देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जानकारी मानचित्र में नहीं दिखाई जाती है? वह कौन सी जानकारी है जो मानचित्र के अंतर्गत हमें दिखाई नहीं जाती? तो उसका जो सही उत्तर है देखिए दोस्तों, भाषा वितरण, बाजार, व्यक्तिगत घर, फसल उत्पादन। तो इसका सही उत्तर आप बता दीजिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा रुकता हूँ, आप बता दीजिएगा कमेंट में। ओके, चलिए, तो इसका सही जो उत्तर होगा वह होगा व्यक्तिगत घर। व्यक्तिगत घर को क्या है दोस्तों, नहीं दिखाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लोग लोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए क्या बनाते हैं? यानी यह जो प्रश्न है दोस्तों, हम सोशल स्टडी से संबंधित यहाँ पे एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो सहज सी बात है कि यहाँ पे हम किन के उद्देश्यों के अलग अलग उद्देश्यों की बात कर रहे हैं तो वो है दोस्तों मानचित्र से संबंधित। ओके, मानचित्र से संबंधित। तो यहाँ पे लोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए क्या बनाते हैं? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रकार के मानचित्र बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है बी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में लोग विश्व व्यवस्था की कल्पना
विश्व व्यवस्था की कल्पना किस आधार पर करते थे? जो प्राचीन काल में लोग जो होते थे, विश्व व्यवस्था यानी विश्व व्यवस्था की कल्पना किस आधार पर करते थे? तो वह जो है दोस्तों, धार्मिक एवं पौराणिक विचारों के आधार पर ही वो क्या करते थे दोस्तों, कल्पना करते थे, विश्व की कल्पना करते थे। वही सोर्स था दोस्तों, पहले जो लोगों के पास सोर्स था, यही धार्मिक ग्रंथ थे, उसी के आधार पर वो विश्व की कल्पना करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वैदिक एवं पौराणिक काल में पृथ्वी को किस प्रकार माना जाता है? जो वैदिक या पौराणिक काल में पृथ्वी को यानी किस प्रकार से माना जाता था? यानी क्या चपटी थी, या चकोर थी, या 7 समुद्रों से घिरी हुई थी, या अंडाकार थी? तो इनके अनुसार या वैदिक एवं पौराणिक काल के अनुसार जो है वो थी 7 समुंदर से घिरी हुई थी दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर होगा 7 समुंदर से घिरी हुई, सी इसका जो जवाब होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्राचीन मानचित्रों में केंद्र में किसे माना गया है? जो प्राचीन मानचित्र थे उसमें केंद्र में किसे माना गया था? अगर यह होगा मानचित्र रहा समझो, तो इसके केंद्र में किसे माना गया? तो इसका जो केंद्र है दोस्तों, यहाँ पे भारतवर्ष जम्बू द्वीप को माना गया है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जम्बू द्वीप किससे संबंधित है? जम्बू द्वीप जो है किससे संबंधित है? ये आधुनिक भूगोल, वैदिक कल्पना, सी उपग्रह अध्ययन, डी जलवायु विज्ञान। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है वैदिक कल्पना। जम्बू द्वीप जो है किससे संबंधित है? यानी वैदिक जो कल्पना है उससे संबंधित है दोस्तों। हमें कहाँ देखने को, यानी पौराणिक ग्रंथों में ही हमें ये देखने को मिलता है दोस्तों। ओके, वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में हमें जम्बू द्वीप से संबंधित जानकारी मिलती है, इसलिए वैदिक कल्पना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में स्थानों की स्थिति निर्धारित करने में किसका उपयोग हुआ? तो जो प्राचीन भारत था उस समय जो स्थान यानी प्लेस का जो स्थान स्थिति निर्धारण करने के लिए हमने किसका उपयोग किया था? तो वह था दोस्तों अक्षांश और देशांतर का जो है उपयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 5वीं शताब्दी ईसी में किस विद्वान ने इस अवधारणा को उपयोग किया? यानी 5वीं शताब्दी में मानचित्र संबंधित जो है किस विद्वान ने इन अवधारणाओं का उपयोग किया? तो वह था दोस्तों आर्यभट्ट था। ओके, चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न दोस्तों, आपको इस प्रश्न पे आपको डाउट आएगा, तो ऐसा करो दोस्तों, जैसे आपको इस क्वेश्चन से संबंधित आपको डाउट आ रहा है तो आप किताब निकाल कर जो उसका जो प्रूफ होता है दोस्तों हमें कमेंट में भेज दीजिएगा दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों में यात्रा करने वाले नाविक क्या रखते थे? तो जो तटीय समुद्र में यात्रा करने वाले जो नाविक होते थे वह थे दोस्तों, वो क्या रखते थे अपने पास? तो वह तटीय रेखा के रेखा चित्र रखते थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्थानों को दर्शाने वाले चित्रात्मक मानचित्र किससे संबंधित थे? जो स्थानों को दर्शाते थे वो चित्रात्मक मानचित्र किससे संबंधित थे? तो वह तो तीर्थ स्थल से संबंधित थे दोस्तों अगर मैं चार ऑप्शन को अब अगर पढ़ूंगा तो समय ज़्यादा लगेगा दोस्तों। वीडियो जो होगी लंबी होगी दोस्तों, इसलिए मैं उसका जो उत्तर होता है वो उत्तर आपको बताते जाऊंगा। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो पॉज करके आप उसकी जो प्रैक्टिस है कर सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, मानचित्र निर्माता किन तत्वों को अधिक महत्व देता है? जो मानचित्र बनाने वाला होता है वह किसे अधिक महत्व देता था? तो वह जो है दोस्तों महत्वपूर्ण भौगोलिक लक्षण को जो है अधिक महत्व देते हुए मानचित्र क्या करता था? बनाता था दोस्तों। ओके, मानचित्र का निर्माण करता था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आगे बढ़ते हैं। उपग्रह द्वारा लिया गया चित्र क्या दर्शाता है? जो उपग्रह से यानी सैटेलाइट से लिया गया जो चित्र होता है वह क्या दर्शाता है? तो वह वास्तविक पृथ्वी का दृश्य दर्शाता है। जो दृश्य होता है वास्तविक पृथ्वी की वो हमें दिखने को मिलते हैं स्पष्ट रूप से दोस्तों। मैं आपको वो दिखा देता हूँ, जो उपग्रह से फोटो लिया जाता है वो किस तरह से दिखता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों।
देखिए दोस्तों, ये है उपग्रह से ली गई फ़ोटो दोस्तों। यहाँ पे हमें क्लियर दिखाई दे रहा है दोस्तों, दिखाई दे रहा है ना? यही जो है फ़ोटो दोस्तों उपग्रह से ली गई फ़ोटो है दोस्तों। देखिए इस तरह से दिखती है फ़ोटो, और अलग अलग तरह से फ़ोटो हमें देखने को मिलता है दोस्तों। मैं एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पे आपको दिया हूँ दोस्तों, ओके, दिखा दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। देखिए दोस्तों, पृथ्वी हमें कैसे दिखाई देती है। ये रहा दोस्तों हमारा सैटेलाइट, ये जो है उपग्रह है, और वहाँ से ली गई ये पृथ्वी की फ़ोटो है। मैं और एक फ़ोटो दिखा देता हूँ दोस्तों आपको, कि पृथ्वी किस तरह से हमें दिखाई देती है। देखिए दोस्तों, ये रात के समय की ये जो तस्वीर यानी पृथ्वी की तस्वीर है दोस्तों। ये जो फ़ोटो है रात के समय की है दोस्तों। ये ऐसा उपग्रह से जब भी फ़ोटो लेते हैं हमें इस तरह का दिखाई देता है। चलिए दोस्तों हम फिर आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 6 में विद्यार्थी सामान्यतः किस प्रकार का मानचित्र बनाते हैं? वह जो है दोस्तों किस प्रकार का मानचित्र बनाते हैं? तो वह ऊंचाई दर्शाने वाले मानचित्र बनाते हैं जो कक्षा 6 के विद्यार्थी होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र में सभी विवरण क्यों नहीं दिखाई देते हैं, यानी दिखाए जाते हैं? मानचित्र में जो होता है सभी विवरण क्यों नहीं दिखाया जाता है? तो क्योंकि वह उद्देश्य के अनुसार चयन के कारण वह दिखाया नहीं जाता है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मानचित्र पढ़ने की क्षमता से क्या विकसित होता है? अगर हम मानचित्र पढ़ते हैं तो यानी कौन सी क्षमता से क्या विकसित होता है? तो वह है दोस्तों स्थानिक जो समझ है हमारे अंदर, जो होती है, जो समझ है विकसित होती है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, प्राचीन मानचित्र अधिकतर किस पर आधारित थे? तो प्राचीन जो मानचित्र थे वह ज़्यादातर अधिकतर जो है वह कल्पना और विश्वास पर आधारित थे दोस्तों। जो यानी पौराणिक ग्रंथों के आधार पर ही विश्व का जो है हमने विश्व की कल्पना की थी। ओके, विश्व की कल्पना जो है की, तो इसका सही उत्तर जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानचित्र का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वह है चयनित महत्वपूर्ण लक्षणों को दिखाना ही उसका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है, यानी मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र किस प्रकार का वास्तविक चित्र नहीं होता है? मानचित्र जो होता है किस प्रकार का वास्तविक चित्र नहीं होता है? तो जो है प्रतीकात्मक वास्तविक चित्र नहीं होता है दोस्तों। इसका सही उत्तर जो होगा डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का, निम्न में से कौन सा तत्व मानचित्र पर सामान्यतः नहीं दिखाया जाता है? निम्न में से कौन सा तत्व मानचित्र पर सामान्यतः नहीं दिखाया जाता? तो वह है दोस्तों व्यक्तिगत घर। इससे पहले भी ये प्रश्न आया था दोस्तों, थोड़ा हटकर आया था, यानी अलग रूप में आया था। तो इसका जो सही उत्तर होता है व्यक्तिगत घर जो है उसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, वर्षा की मात्रा दिखाने के लिए किस प्रकार के मानचित्र का प्रयोग किया जाता है? जो वर्षा की जो मात्रा होती है उसे दिखाने के लिए किस प्रकार का मानचित्र का उपयोग किया जाता है? तो वह है दोस्तों विषयगत मानचित्र। यानी मानचित्र अलग अलग होते हैं ना दोस्तों, उसमें जो होता है विषयगत जो मानचित्र होता है वो वर्षा की मात्रा को दिखाने के लिए उसका उपयोग हम करते हैं। ओके, आगे बढ़ते। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अलग अलग उद्देश्य के लिए यानी अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग मानचित्र बनाए जाते हैं, क्योंकि क्योंकि दोस्तों सभी जानकारी एक साथ नहीं दिखाई जाती, इसलिए हम अलग अलग मानचित्र बनाते हैं। इससे पहले हम वर्षा की मात्राओं को यानी दर्शाने के लिए हम अलग सा यानी मानचित्र बनाते हैं। उससे संबंधित प्रश्नों को देखा था। ओके, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, प्राचीन काल में लोग पृथ्वी की कल्पना कैसे करते थे? तो वह जो है दोस्तों 7 समुद्रों के से घिरी हुई है, इस तरह से वह पृथ्वी की कल्पना करते हैं दोस्तों। उसी के आधार पर मुझे एक यानी गाना याद आ रहा है, 7 समुंदर पार में तेरे, यानी एक मिथुन का, सनी देओल का जो गाना है दोस्तों, एक गाना है, वह जो गाना है दोस्तों, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ऐसा कहकर एक गाना हिंदी में है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सप्तद्वीप की अवधारणा किस काल से संबंधित है? तो वह है दोस्तों वैदिक एवं पौराणिक काल से संबंधित जो है सप्तद्वीप की अवधारणा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्राचीन भारतीय मान्यताओं के अनुसार भारत किस द्वीप में स्थित था? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, क्योंकि इससे पहले भी हमने इस प्रश्न को देखा था। तो ये थे जम्बू द्वीप दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन मानचित्र मुख्य रूप से किस उद्देश्य से बनाए गए? जो मध्यकालीन जो मानचित्र थे वो किस उद्देश्य से बनाए गए थे? तो उनका एक ही उद्देश्य था दोस्तों, तीर्थ स्थलों को दर्शाने के लिए उन्होंने मानचित्र को बनाया था। चलिए इस अगला प्रश्न देखते हैं। तटीय रेखा के रेखा चित्र मुख्य रूप से कौन बनाते थे? तो वह जो है दोस्तों, वह नाविक जो थे तटीय रेखा के रेखा चित्र मुख्य रूप से बनाते थे दोस्तों। इससे पहले प्रश्न आया था नाविक कौन सा चित्र अपने पास रखते थे? तो वह जो था दोस्तों, उसका जो उत्तर था वह तटीय रेखाओं को अपने पास मानचित्र अपने पास रखते थे, तटीय रेखा के रेखा चित्र। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसके निराधार? देखिए दोस्तों, अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसके निराधरण में सहायक होती है? तो वह है दोस्तों सी स्थान की स्थिति में वो जो है सहायक होती है दोस्तों। स्थान दर्शाने के लिए हमें इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। आजकल हम अक्षांश और देशांतर को इस्तेमाल करें, यानी उसका उपयोग करके हम जो है डेस्टिनेशन में हम जो गूगल मैप में है हम उस एरिया को सर्च कर रहे हैं और हमें वहीं यानी डायरेक्शन दिखा रहा है। हम आजकल रैपिडो वगैरह यानी मैप जो है हम लगाकर हम आजकल जर्नी कर रहे हैं, यानी ट्रैवल कर रहे हैं, ताकि हम उस जो स्थान होता है वहाँ पे सही समय पर हम पहुँच सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वीं शताब्दी ईस्वी में किसने इस अवधारणा का प्रयोग किया था? तो वह ये रिपीट हो गया दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उपग्रह द्वारा खींचा गया चित्र क्या दर्शाता है? उपग्रह से जो चित्र खींचा जाता है वो क्या दर्शाता है? तो वास्तविक पृथ्वी का दृश्य यानी दृश्य दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न, मानचित्र और उपग्रह चित्र में मुख्य अंतर जो होता है दोस्तों क्या है? तो उसका जो अंतर है चयन और प्रस्तुति जो होता है उसका मुख्य अंतर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पठन का अर्थ है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए मानचित्र पठन का अर्थ क्या है? तो मानचित्र पठन का जो अर्थ है दोस्तों वह है मानचित्र को समझना ही मानचित्र पठन का अर्थ है। इसे याद रख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, पुराने मानचित्र किस पर अधिक आधारित थे? तो वह जो थे दोस्तों कल्पनाएं और धार्मिक विश्वास के आधार पर थे। देखिए दोस्तों, प्रश्न जो है बदल रहा है, यानी प्रश्न करने का जो ढंग है बदल रहा है, परंतु उसका जो उत्तर है वही हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप उसको ऑब्जर्व कीजिएगा दोस्तों। ओके, ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न, विश्व तत्व संबंधी कल्पनाएं किस रूप में दिखाई देती थी? जो विश्व तत्व कल्पनाएं किस रूप में दिखाई देती थी? तो वह है दोस्तों दृश्य के रूप में हमें दिखाई देती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक मानचित्रों की तुलना में प्राचीन मानचित्र क्या देते हैं दोस्तों? तो वह कम वैज्ञानिक थे, यानी क्या अधिक सटीक थे, समान थे, कम वैज्ञानिक थे, केवल राजनीतिक थे? तो उसका जो सही आंसर है दोस्तों कम वैज्ञानिक थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मानचित्र में क्या दिखाया जाए वह किस पर निर्भर करता है? तो मानचित्र में क्या दिखाया जाए वो किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों वह जो है मानचित्र के उद्देश्य पर निर्भर करता है कि हमें कौन सा मानचित्र बनाना है और उसके अंतर्गत हमें किसे दर्शाना है, वह जो है निर्भर करता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानचित्र पठन तथा विश्लेषण अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये जरूरी है दोस्तों, ये 40 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसे आप जरूर याद रख लीजिएगा। मानचित्र पठन तथा विश्लेषण अध्याय का मुख्य जो उद्देश्य है दोस्तों वह है मानचित्र को समझाना और तुलना करना, वो सिखा रहा है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन, यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्राचीन बैबिलोनियों ने संसार के मानचित्रों को किस रूप में कल्पित किया था? तो वह है दोस्तों गोल चक्र और चारों ओर महासागर, ऐसा उन्होंने कल्पित किया था। तो उनका नाम जो है बैबिलोनियों जो है उनका नाम है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन सुरक्षित विश्व मानचित्र किस सभ्यता के लोगों द्वारा बनाया गया माना जाता है? तो वह जो है दोस्तों
सबसे प्राचीन सुरक्षित मानचित्र जो विश्व मानचित्र है दोस्तों, वह सुमेरी द्वारा बनाया गया माना जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेरी लोगों के मृदा फलक मानचित्र मुख्य किस उद्देश्य से बनाए जाते थे? तो उनका जो उद्देश्य था दोस्तों, मंदिरों की भूमि सीमा दिखाने के लिए ही वो उनका जो मुख्य उद्देश्य था, उसी के लिए वो मानचित्र को बनाते थे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हेरोडोटस तथा एनेक्सीमेंडर किस देश की भौगोलिक परंपरा से जुड़े माने जाते हैं? तो वह जो है दोस्तों, वह यूनान से जुड़े माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है सी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यूनानी मानचित्रकार संसार को कितने महाद्वीपों में बांटे थे? तो यूनानी जो मानचित्रकार थे उन्होंने जो महाद्वीपों को 3 इसमें बांटे थे दोस्तों। महाद्वीपों को एक यूरोप, एशिया और लीबिया नाम से इन्होंने 3 भागों में बांटा था। ओके, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अल इद्रिसी द्वारा 1154 में बनाया गया विश्व मानचित्र किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो वह जो है दोस्तों, उसमें से अरब तथा एशिया को केंद्र में रखा गया, इसलिए वह प्रसिद्ध है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अल इद्रिसी का मानचित्र किस शासक के लिए तैयार किया गया था? अल इद्रिसी का मानचित्र किस शासक के लिए तैयार किया गया था? तो वह जो है दोस्तों, एक सिसिली के राजा के लिए वह जो है तैयार किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मध्यकालीन यूरोपीय टीओ प्रकार के मानचित्रों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो उसकी जो मुख्य विशेषता थी वह थी जेरूसलम को विश्व केंद्र दिखाना। जेरूसलम को विश्व का केंद्र दिखाना ही उसकी जो है मुख्य विशेषता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यूनानी और रोमन मानचित्रकार मानचित्रों को अधिक सटीक बनाने के लिए मुख्य किसका उपयोग वो करते थे? तो जो करते थे दोस्तों, वह अक्षांश और देशांतर का रेखाओं का जो अधिक उपयोग करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, रोम के व्यापारियों के लिए मानचित्र क्यों आवश्यक थे? तो रोम के जो व्यापारी थे उनके लिए जो मानचित्र आवश्यक था वो था भारतीय तटों पर बने व्यापार केंद्रों तक समुद्री मार्ग जाने के लिए जो है उनको उन मानचित्र का उनकी आवश्यकता थी, मानचित्रों की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मैकर्टस का मुख्य योगदान किससे संबंधित है? तो उनका जो मुख्य योगदान था वो मानचित्र प्रक्षेप प्रोजेक्शन तैयार करना ही उनका जो मुख्य योगदान था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मर्केटर प्रक्षेप में किस बात की शुद्धता सबसे अधिक रखी जाती है? तो वह है दोस्तों दिशा और आकार की जो है अधिक रखी जाती थी, शुद्धता अधिक रखी जाती थी। चलिए आगे बढ़ते। उपनिवेशवादी शक्तियां मानचित्रों का उपयोग मुख्यतः किस लिए करती थी? तो वह जो है दोस्तों उपनिवेशवादी जो होती है वो उपनिवेशों के संसाधनों की जानकारी और नियंत्रण के लिए करती थी दोस्तों। ओके, चलिए ब्रिटिश द्वारा तैयार चित्रों की एक मुख्य विशेषता क्या थी? तो वह जो मुख्य विशेषता थी दोस्तों वह थी आंतरिक भागों की विस्तृत जानकारी देना ही वो मुख्य विशेषता थी दोस्तों। चलिए, सर्वे ऑफ इंडिया विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सर्वे ऑफ विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, वह था संपूर्ण भारत का सर्वेक्षण कर सटीक मानचित्र तैयार करना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में सर्वेयर जनरल के रूप में पहला सर्वेक्षण मानचित्र किसने तैयार किया? तो वह जो है दोस्तों जेम्स रेनल ने जो है तैयार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विलियम लैम्बर्टन द्वारा प्रारंभ ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? तो उसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था दोस्तों अक्षांश की लंबाई, विभिन्न स्थानों की ऊंचाई मापना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पर्वतों की ऊंचाई विशेषकर माउंट एवरेस्ट की माप से कौन जुड़ा है? तो वह है दोस्तों जॉर्ज एवरेस्ट जो है वही उससे जुड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के समय में उपग्रह चित्र यानी सैटेलाइट इमेजरी मानचित्र में किस कारण से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो वह है दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी की सतह की अद्यतन और विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते हैं। ओके, चलिए दोस्तों
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एटलस शब्द से क्या अभिप्राय है? एटलस शब्द से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों एटलस शब्द से जो है मानचित्रों का एक व्यवस्थित संकलन, उसका एक अभिप्राय है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों हमारे इस यानी क्लास के 60 प्रश्न हमने यहाँ पे देखे हैं, और अगली वीडियो में हम और 60 प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।